Hello everyone, welcome to the Phoenix classes. This is the third video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. In the previous video we all have discussed everything about the DNA. In this video I am going to start the RNAs. So basically RNA are the ribonucleic acid. They are the polymer of nucleotide. Polymer of nucleotides as like a DNA. But यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है वो देखते हैं. फर्स्ट थिंग, RNA इज हैविंग पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. पेंटोज शुगर हमारा कौन सा होता है? राइबोज होगा. क्लियर. नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स कौन कौन से होंगे? ए एंड जी. पायरिमिडीन्स कौन कौन से होंगे? सी एंड टी. नॉट टी नहीं होगा, क्या होगा? यू. यूरेसिल. ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है टी की जगह हमको क्या लेना है? यू लेना है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आरएनए. राइबोज शुगर होता है, दैट मीन्स सेकेंड कार्बन जो पेंटोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे भी हमको क्या मिलने वाला है? OH फंक्शनल ग्रुप मिलने वाला है. और फॉस्फोरिक एसिड तो होना ही होना है. तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर अगर खींचना चाहें यहाँ से देख लें, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया हमारा फिफ्थ कार्बन. ये इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा. ठीक है, और फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ना होगा? नाइट्रोजनस बेस. ये कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा. और दिस वन फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो जुड़ा है वो क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होने वाला है. तो ये ध्यान रखने की बात है. बेसिकली RNA आर द सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. बेसिकली क्या है? RNA आर बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड. RNA बेसिकली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है. जबकि हमने देखा कि जो कुछ एक्सेप्शंस भी थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए. तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट देखिए हम टाइप्स ऑफ RNA कितने हैं. हमको कितने टाइप्स ऑफ RNA पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ RNA. तो जो टाइप्स हैं हमारे RNA के, पहला टाइप जो पढ़ना है आपको वो क्या है? mRNA. दैट मीन्स मैसेंजर RNA. जिसका बेसिक काम क्या है भाई? mRNA का काम क्या है? DNA से प्रोटीन फॉर्मेशन के बीच में कौन आता है हमारा? mRNA. ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन DNA से mRNA बनेगा. किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से. और इस mRNA से क्या बनने वाला है? प्रोटीन. किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन से. तो ये वो प्रोसेसेस है जो सेंट्रल डॉग्मा में आते हैं हमारे. तो DNA से mRNA बनेगा, और mRNA, DNA कहाँ है भाई? न्यूक्लियस में. तो न्यूक्लियस के अंदर ही mRNA बनना है, और mRNA कुछ एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनने के बाद तब जाता है राइबोसोम के पास, और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है rRNA के हेल्प से. तो सेकेंड RNA जो हमारा है वो क्या है? rRNA. rRNA को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA. ये बेसिकली क्या करता है? प्रोटीन बनाता है. किससे? राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता है. ठीक है. तीसरा है हमारा tRNA. इसको हम ट्रांसफ़र RNA भी बोलते हैं, अडाप्टर RNA भी बोलते हैं. tRNA क्या है भाई? ये क्या कराएगा? ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड. ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र कराता है. ये तो बेसिक चीज़ हो गई. सबको हमको डिटेल में पढ़ना है, सारे टाइप ऑफ RNA को. तो हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं किससे? mRNA से. चलिए, तो mRNA से हमको स्टार्ट करना है यहाँ. सो जो हमारा mRNA है उसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं, जिसको सबसे पहले बताया था, जिसके बारे में जैकब एंड मोनार्ड ने. जैकब एंड मोनार्ड ने mRNA को बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? न्यूक्लियस से बाहर ले जाने का काम करते हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं mRNA की. mRNA को हम क्या बोल रहे हैं? दे आर कॉल्ड एज मैसेंजर RNA, और दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट लिव्ड RNA. शॉर्ट लिव्ड RNA. बहुत कम समय के लिए ये रहते हैं, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को DNA से साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का काम करते हैं. न्यूक्लियस के बाहर पहुंचा देते हैं. जो भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का काम करते हैं बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ, ताकि वो राइबोसोम अपना वर्क कर सके. ये काम किसका है? mRNA का है. अब ये इन्फॉर्मेशन DNA से राइबोसोम तक पहुंचाएंगे, और राइबोसोम तक जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी. तो ये बेसिक चीज़ थी इसके बारे में. अब देखिए हम क्या है, थोड़ा सा हम जैसे DNA से RNA बनना है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं.
तो हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही समझने वाले हैं एमआरएनए से। थोड़ा डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन अलग से टॉपिक पढ़ना है हमको, अभी यहाँ समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस वन इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस वन इज़ द सेकेंड स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं हमारे डीएनए के। दिस इज़ व्हाट आवर डीएनए। मान लेते हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। चलिए अब मैं एक पे कोडिंग कर देता हूँ, दूसरे पे आप कर दीजिए। A T C G C A मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रैंड एक हो गया। तो दूसरे वाले पे क्या होगा भाई, यहाँ से हम समझ सकते हैं ये क्या होगा, T A G C G T, यही होने वाला है। अच्छा, अब हमको यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करना है, हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो ऑब्टेन करना है आरएनए। तो हमको यहाँ से आरएनए बनाना है। किस प्रोसेस से बनेगा भाई, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और बेसिकली हम कौन सा आरएनए बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। ये जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसी का कोड हम बनाने वाले हैं। और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो जिसकी कोडिंग की जाती है उसको यूज़ नहीं करते हैं, और जो टेम्पलेट होता है उससे हम अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे हमको एमआरएनए अगर यहाँ से बनाना होगा तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज़ करके कोडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे हमको ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो हमको अपोजिट एंड मिलेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिलेगा, मतलब ऊपर वाली ही पोलैरिटी मिलने वाली है हमको। तो कोडिंग स्ट्रैंड नाम इसीलिए इसको हम दे देते हैं ऊपर वाले। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ से अगर आरएनए बनना है तो हमको जो नाइट्रोजनस बेस मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, यहाँ थाइमिन के अपोजिट क्या मिलने वाला है, एडेनिन। एडेनिन के अपोजिट क्या मिलेगा, थाइमिन। नहीं, यहाँ आरएनए बन रहा है तो ये क्या होगा, यूरेसिल। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ टी लिख देते हैं। ये क्या मिलने वाला है, यू मिलने वाला है। अच्छा, गुआनिन के अपोजिट क्या मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। यहाँ साइटोसिन के अपोजिट क्या मिलेगा, गुआनिन। गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन, थाइमिन के अपोजिट एडेनिन। अच्छा, हम इसको कंपेयर कर लें, जो मिला हमको यही स्ट्रैंड मिल रहा है ना। देखिए ए की जगह ए, टी की जगह यू हो जाएगा, सी का सी, जी का जी, सी का सी, ए का ए। दैट मीन्स क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हमको इसकी कोडिंग करनी है, इसको अगर कोडिंग स्ट्रैंड मानेंगे, इससे हमको कोड निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना है, तो हमारे लिए ये कोडिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। और इससे हम अपोजिट वाला बनाएंगे तो ये वाला सेम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोडिंग और नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, हम देखें इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है, यहाँ बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। यहाँ स्टेप अगर देखना चाहें तो हम सिर्फ ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें, कोडिंग अब यहाँ देखेंगे नहीं। देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, दिस इज व्हाट अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने डीएनए का ले लिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं भाई, जो डीएनए है उससे सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा एचएनआरएनए। क्या बनता है, हेट्रोन्यूक्लिएटेड आरएनए, एचएनआरएनए। बेसिकली जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं। जो कोडिंग पार्ट हमारा होता है उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं, वो लूजली होता है, लूजली अरेंज्ड क्रोमेटीन्स होते हैं उसमें, और वो एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन में। और दूसरा होता है नॉन कोडिंग पार्ट, जो कि कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के साथ साथ क्या होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, दे आर इनएक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन। तो 2 तरीके की चीज़ें आई, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक आया हमारा यूक्रोमेटीन, और दूसरा हम देख लेते हैं हेट्रोक्रोमेटीन। अब ये यूक्रोमेटीन को मैंने बताया, दे आर लूज अरेंज्ड क्रोमेटीन्स। ठीक है, ये लूज अरेंज्ड क्रोमेटीन है, और ये क्या है, कंडेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, लूज अरेंज होने के साथ साथ ये एक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में ये क्या होता है, एक्टिव होता है। और ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में इनएक्टिव पाए जाते हैं, ये कोई रोल प्ले नहीं करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। इनमें जो है हम किसको रखते हैं, इनमें रखते हैं एक्सॉन्स को, और इनमें किसको रखते हैं हम, इंट्रॉन्स को। दैट मीन्स जो डीएनए में 2 तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी, इंट्रॉन और एक्सॉन। तो इंट्रॉन्स जो होंगे
वो नॉन कोडिंग पार्ट होंगे और एक्सॉन जो होंगे वो कोडिंग पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, ये कंडेंस है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो ये कैसा होगा, नॉन कोडिंग होगा, और ये एक्टिव है तो ये क्या होगा, कोडिंग पार्ट होगा डीएनए का। तो डीएनए के दो तरीके के मटेरियल, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, और उसमें भी एक्सॉन और इंट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ ब्लैक और वाइट से दिखा लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो वाइट वाला पार्ट है हमारा, ये कोडिंग पार्ट है, और कोडिंग पार्ट को हम किससे दिखा रहे हैं, ई से। ये हमारा कोडिंग पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा आई जो हो गया वो नॉन कोडिंग पार्ट हो गया। हम नंबर दे देते हैं, ये I1, ये I2, I3, I4। वैसे ही ये मान लेते हैं E1, E2, E3, E4। तो हमको ज़रूरत किसकी, एक्सॉन की या इंट्रॉन की? एक्सॉन की ज़रूरत है बेसिकली। क्यों? क्योंकि हमारा काम किसका है, कोडिंग पार्ट की काम है। कोडिंग पार्ट कौन सा है, यहाँ से हम कोडिंग देख रहे हैं, कौन है, एक्सॉन है। दैट मीन्स एक्सॉन की हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम एक्सॉन ले लेंगे। एक्सॉन लेने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ देखें हम, तो यहाँ ऐसे ही यहाँ भी मिलने वाला है, अलग तो हो नहीं जाएगा। ये HNRNA जो मिला है, यहाँ भी इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन्स, ऐसे ही मिलेंगे। तो हमको एक्सॉन की ज़रूरत है बेसिकली। ये क्या है, एक्सॉन्स ये वाले हैं। हमको क्या चाहिए, एक्सॉन चाहिए। एक्सॉन निकालना है तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करते हैं हम, इंडोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम ध्यान रखिएगा हर जगह आगे आने वाला है। इंडोन्यूक्लियस, एक्सो और इंडो दोनों न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, एज लगा है ब्रेक, और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस लगा दिया हमने। इंडो मतलब इंटरनली उनको ब्रेक करेगा। इंटरनली ब्रेक करने के लिए एक्सॉन और इंट्रॉन को ये क्या कर देता है, इंडोन्यूक्लियस अलग कर देता है। तो जिसकी ज़रूरत है हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया, मान लेते हैं इंट्रॉन, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन। इस तरीके से ये क्या हो गए, अलग हो गए। मान लेते हैं दिस वन इज इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, ऐसे ही होंगे आगे भी। इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं। अब ये अलग होने के बाद हमको रिक्वायरमेंट किसकी है भाई, एक्सॉन की रिक्वायरमेंट है। तो एक एंजाइम और आता है लाइगेज। ये आप बायोटेक में भी पढ़ने वाले हैं, इन सारे एंजाइम्स के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत यूज़ में आने वाले 10 to 12 टाइप्स ऑफ एंजाइम आप पढ़ने वाले हैं। इंडोन्यूक्लियस यूज़ करके हमने ब्रेक कराया, तोड़ा उनको, स्प्लाइसिंग करा दी इनकी। अब क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। जोड़ने के लिए क्या है, लाइगेज। ये एक गम की तरह काम करता है दोनों को चिपकाने के लिए। तो ये जो लाइगेज है ये क्या करेगा, ये जो एक्सॉन्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देगा। ये चारों एक्सॉन्स क्या हो गए, एक साथ जुड़ गए। अब ये जो बना, ये क्या बना हमारा, mRNA। ये क्या बना, mRNA। लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अनस्टेबल mRNA। क्या ये अनस्टेबल mRNA है? क्यों? क्योंकि ये अभी स्टेबिलिटी इसकी नहीं आई है। तो फॉर स्टेबलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, फॉर स्टेबलाइजेशन हम कैपिंग करते हैं और टेल पार्ट इसमें ऐड करते हैं। तो दोनों तरफ, एक तरफ देखिए क्या है, हमको मिलने वाला क्या है, ये हमने जो यूज़ किया था यहीं से देख लें। हमने डीएनए का स्ट्रैंड यूज़ किया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और हमको आरएनए का कौन सा मिलना था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमको मिला है ये, ठीक है। और 5 प्राइम पे हम जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें भी OH है, वो हाईली रिएक्टिव। यहाँ हम देखें 3 प्राइम जो है वहाँ भी OH मिल जाएगा हमको, तो वो भी हाईली रिएक्टिव होगा। तो उस रिएक्टिविटी को नलिफाई करने के लिए हमको ज़रूरत किसकी है कि यहाँ कोई ना कोई हम रिएक्टिव एलिमेंट्स ऐसा जोड़ दें जो कि उसको नॉन रिएक्टिव बना दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिंग कर देते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। ये हो गया हमारा mRNA हो गया, ये हो गए 1 2 3 4 एक्सॉन्स हो गए। अब इसके आगे हम 5 प्राइम पे कैप लगा देते हैं और 3 प्राइम पे टेल लगा देते हैं। ये क्या हो गया, कैप, और ये क्या हो गया, टेल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करेंगे। अब कैप और टेल आगे हम समझ लेते हैं क्या है। ये क्या है हमारा mRNA, ये कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम, ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम। तो ये पूरा जो स्टेप इन्वॉल्व हुआ, यही स्टेप क्या है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन है। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ऐसे ही होता है। अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिर भी एक बार समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी। कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड में डिफरेंस हमको ध्यान रखना है।
कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो टेम्पलेट है वो कोडिंग वाले कोड को रीजनरेट करता है। ठीक है, अब क्या है, अगर हमको ये वाले स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको इसकी कॉपी बनानी है, इसका mRNA बनाना है, तो हमको इसको यूज़ नहीं करना होगा, इसको यूज़ करना होगा। लेकिन हमको इसको बनाना था तो हमने यूज़ इसको किया है, टेम्पलेट इसको बोल दिया। ठीक है, mRNA बना किससे? ट्रांसक्रिप्शन से। ये हो रहा है, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से बनेगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में, इस DNA से RNA बनने के प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स आए? तो इंट्रॉन और एक्सॉन दो चीज़ें होती हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट होते हैं, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग होते हैं। इन्हीं को हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन भी बोल सकते हैं। DNA के अंदर लूज क्रोमेटिन्स भी होते हैं और कंडेंस भी होते हैं। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में जो कंडेंस होते हैं वो इनएक्टिव होंगे और जो लूज होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और उन्हीं को हम एक्सॉन कंसीडर करते हैं कोडिंग पार्ट। तो हमको कोडिंग पार्ट की ज़रूरत है। यहाँ से हमने क्या किया, ये HNRNA हेटेरोन्यूक्लियोटाइड बीच में बन गया, ये अभी इंटरमीडिएट स्टेट में बना हुआ RNA। तो इसके बाद एंडोन्यूक्लियस यूज़ करके हमने ब्रेक कर दिया, स्प्लाइसिंग हो गई इनकी, ये अलग अलग हो गए। स्प्लाइसिंग के बाद क्या किया, हमने जोड़ दिया लाइगेज एंजाइम, ये गम की तरह काम करता है, इसको हमने यूज़ किया। और जो हमको यूज़फुल था, क्या यूज़फुल था भाई? एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स को हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया। एक्सॉन को जोड़ लिया। अभी ये अनस्टेबल है, अभी इसको हम न्यूक्लियस से बाहर नहीं भेज सकते। न्यूक्लियस के बाहर भेजने के लिए हमको इसकी कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ती है। तो टेलिंग और कैपिंग, कैप कहाँ लगता है? 5 प्राइम पे, टेल कहाँ लगता है? 3 प्राइम पे। अब हम कैपिंग और टेलिंग को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या, इधर समझ लेते हैं। ध्यान रखना है, जो भी चीज़ मैंने बताई, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में भी डिफरेंस पूछा जाता है, इंट्रॉन एक्सॉन में भी पूछा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स पूछे जाते हैं, HNRNA क्या होता है वो पूछा जाता है। अब कौन सा एंजाइम जो हमने यूज़ किया ये भी पूछा जाता है, एंडोन्यूक्लियस क्या, एक्सोन्यूक्लियस क्या है ये पूछा जाएगा कि कैप किस एंड पे लगता है, टेल किस एंड पे लगता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम देखें क्या हमने देखा। ये हो गया हमारा एक्सॉन जो कि कोडिंग पार्ट था। ठीक है, अब एक्सॉन के साथ क्या होगा भाई, यहाँ पे हमको ऐड करना है क्या, टेल। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है, कैप। अच्छा, हमने कैप यहाँ जोड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम, और ये कौन सा है, 3 प्राइम, जो कि हमने अभी देखा था। 5 प्राइम पे कैप लगना है और 3 प्राइम पे क्या लगना है, टेल लगना है। अब ये जो पार्ट है 5 प्राइम वाला और ये 3 प्राइम वाला, इसको हमने क्या बोला, कैप, इसको क्या बोला, टेल। ठीक है, अब कैप में क्या होता है, यहां पे केमिकल होता है जिसको हम मेथाइलेटेड गुआनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुआनिन। गुआनिन का स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ा है। उस गुआनिन में अगर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसी को हम मेथाइलेटेड गुआनिन बोलते हैं। तो मेथाइलेटेड गुआनिन का कैप जो होता है वो होता है mRNA में। ठीक है, और जो टेल होता है वो पॉलीएडेनिन का बना होता है। मतलब यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे एडेनिन होंगे। ठीक है, तो इसको हम पॉलीएडेनिन टेल भी बोल सकते हैं, पॉलीएडेनिन टेल। अब कहानी क्या आती है, जो एक्सॉन्स हैं जहाँ से कोडिंग स्टार्ट होनी, बेसिकली यही क्या करेगा, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया इसका। अब ये जो ट्रांसलेशन करेंगे, अगर ये ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। हम यही जानते हैं, यही प्रोसेस है सेंट्रल डॉगमा का। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जिस भी स्पेसिफिक पार्ट से स्टार्ट होने वाला है ट्रांसलेशन, या जिस पार्ट से एंड होने वाला है, इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ये जो कोड होगा जिससे स्टार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन, और जहाँ पे ये एंड होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। जैसे आपके बॉडी में कोई प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट आना चाहिए, जब वो प्रोटीन बने, हमेशा तो बनेगा नहीं, जब रिक्वायरमेंट है बनेगी। तो स्टार्ट कोडॉन की ज़रूरत होती है इनिशिएट कराने के लिए, और उसको रोकने के लिए। क्या वो ज़िंदगी भर बनता ही रहेगा, एक बार आपके लिए यूज़ में आ गया, अगर उसकी यूज़ अभी है तो वो हमेशा लगातार होता रहेगा क्या, नहीं, वो एक समय पर जाकर रुकेगा। और वो किसकी वजह से रुकेगा, जैसे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो कौन है हमारा, AUG इज द स्टार्ट कोडॉन। स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। 3 टाइप के नॉनसेंस कोडॉन आपके हैं। यहाँ देखिए AUG, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, ये जहाँ भी मिलेगा वहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी।
ये ध्यान रखिएगा कैप पार्ट पे मेथाइलेटेड गुआनिन है। अब ये बात भी ध्यान रखनी है कि जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन गया, कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई, नाउ इट इज़ अ स्टेबल mRNA। अब ये स्टेबल mRNA जो है ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो डीएनए से मिली है उसको न्यूक्लियस से कहाँ ले गया, साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिया। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ mRNA। इसको मैसेंजर आरएनए बोल रहे हैं। शॉर्ट लिव्ड क्यों बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट लिव्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मान लेते हैं 100 टाइप्स ऑफ प्रोटीन सेम ही से बनाने हैं, सेम टाइप के 100 नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाने हैं, तो हर बार क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर जो स्ट्रैंड है वो जाके प्रोटीन नहीं बना देगा 100, सबके लिए अलग अलग mRNA बनने पड़ते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे इसने प्रोटीन बनाया वैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नया mRNA फिर से जनरेट होता है, लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा, ये वो पार्ट जो बीच में ये रह गया, जिस पार्ट से एक्चुअली ट्रांसलेशन होना है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जो कि हम लैक ओपेरॉन जब पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें भी हम देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं। ZYA जो है वो देखना है आपको आगे। तो स्ट्रक्चरल जीन है जो क्या करेंगे, क्योंकि जीन से ही ट्रांसलेशन होना है, प्रोटीन बनना है, तो ट्रांसलेशन के लिए ये स्ट्रक्चरल जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन ध्यान रखना है आपको। कैप में क्या यूज़ है, टेल में हमारा पॉलीएडेनाइन टेल है, स्टेबल कैसे हो गया कैपिंग टेलिंग से, कैप कहाँ है, किस प्राइम पे कौन है, ये ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट mRNA। अब हम देखते हैं किसके बारे में, tRNA के बारे में।